नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर कर रहे हैं और इसी के क्रम में हमने कम से कम 13 मॉडल पेपर आपको बिल्कुल पीएनपी जैसे उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन 13 मॉडल पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी गणित परीक्षा में बैक नहीं लग सकती। मैं यहां पर 25 में 25 नंबर की तैयारी कराता हूं, तो 13 मॉडल पेपर जो मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, अगर आपने उन सभी प्रश्नों को समझ लिया तो 25 में 25 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब यहां पर आज हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि आप लोगों के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। उसका मैं अच्छे से विस्तार पूर्वक बता भी चुका हूं, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पता नहीं किसके कहने पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप किसी और के कहने पर ध्यान न दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जिसमें आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो वीडियो है, ये मान के चलिए कि आपके कंफ्यूजन का अंत करने वाला अंतिम वीडियो है। अब इसमें जो बताया गया है सिर्फ वही सही है, इसके अलावा अगर आपको कहीं से कुछ और भी पता चल रहा है तो वो गलत है। ये बिल्कुल सही है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए इनको आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैराथन का कोर्स नहीं पढ़ा है तो दोस्तों, अगर आप गणित में कमजोर हैं तो आप उस मैराथन वीडियो को देख लीजिए। 2 घंटे 36 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को देख लीजिए। आप कम से कम पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है? उसको जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले कमेंट सेक्शन में जो आ रहे थे वो थे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, फिर भी पता नहीं ना जाने क्यों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। देखिए, अनुवर्ती जो होता है, अगर किसी संख्या की अनुवर्ती पूछेगा तो वहां पर +1 करना ही करना है, और अगर पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो -1 करना ही करना है। यहां पर आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं प्लस और माइनस में, कि अगर प्लस वाली संख्या दे दी गई तो उसका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालने में कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर माइनस वाली संख्या दे दी गई तो उसको निकालने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों डाउट को क्लियर कर दूंगा। यहां पर आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि जो अनुवर्ती होगी वहां पर +1 करना है, अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो वहां पर -1 करना है। जैसे हम यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि 378 की अनुवर्ती कितनी होगी, तो अनुवर्ती की अगर बात करेंगे तो सदैव प्लस करना होगा। अनुवर्ती का क्या मतलब है? अनुवर्ती का मतलब है प्लस करना। तो 378 में हमने 1 प्लस कर दिया तो 379 आ गया। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम 423 की पूर्ववर्ती कहते हैं कि 423 की आप पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो 423 में 1 घटा दीजिए, 422 आ गया। क्लियर हो गई बात? एक भी पॉइंट आपका कंफ्यूजन का नहीं रहना चाहिए, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अब आते हैं मेन कंफ्यूजन की जगह, कि लिखा है -76 की अनुवर्ती। अनुवर्ती में मैंने क्या बताया? +1 करना है, तो यहां पर भी आपको -76 +1 करना है। अब देखिए, यहां पर कैलकुलेशन आपको आना चाहिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, -76 +1, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है? जब दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो वहां पर घटाना हो जाएगा। जब 76 में 1 होगा, घटेगा तो आएगा 75, और चिन्ह लगता है सदैव बड़े का। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 76 बड़ा है, 76 का चिन्ह है माइनस का, तो यहां पर आएगा -75। क्लियर हो गई बात? अब बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए अनुवर्ती में। अब बात करें पूर्ववर्ती की, कि -545 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती का मतलब है 1 घटाया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं -545 -1, ठीक है? अब दोनों माइनस माइनस के हैं, तो जब दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है? -545 और 1 यानी 546 हो जाएगा, और चिन्ह लगेगा बड़े का यानी माइनस का। क्लियर हो गई बात? अगर यहां अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न करने से पहले ये डाउट क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर? यही
एकदम सत्य है। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ और कोई बताता है तो वो चीज गलत है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, अगर आपको पूरे किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका आज ही निवारण कर देंगे। क्योंकि कल तो आपकी परीक्षा है, तो परीक्षा शुरू होने से पहले आप अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखिए। अब यहां पर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मैटर खत्म हो गया। अब मैं ये समझता हूं कि अब इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में भी काफी लोगों को डाउट हो रहा है, तो इसको भी यहां पर हम क्लियर कर देते हैं। जब कोई संख्या दे रखी हो और सिर्फ ये कह दे कि इस संख्या का क्रमागत निकालो, तो वहां पर आप +1 कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। और अगर कोई संख्या सम दे रखी हो और बोले कि क्रमागत सम संख्या निकालो, तो वहां पर आपको +2 करना है। अगर कोई विषम संख्या दे रखी हो और बोले कि क्रमागत विषम संख्या निकालो, तो वहां पर आपको +2 करना है। क्लियर हो गई बात। अगर सम दे रखी हो, सम ही पूछे, मतलब क्रमागत सम ही पूछे, तो 2 जोड़ो। अगर विषम दे रखी हो और क्रमागत विषम ही पूछे, तब भी 2 जोड़ो। ठीक है, सम और विषम वाले दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। केवल क्रमागत में क्या होता है, क्रमागत में ये होता है कि इसमें सम विषम कुछ नहीं दिया होता है। क्रमागत में सिर्फ और सिर्फ दे देगा कि कोई संख्या दे दी और बोल देंगे इसका क्रमागत निकालो, तो जस्ट 1 ऐड कर दीजिए, वहां पर आपकी क्रमागत संख्या निकल आएगी। माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं, यदि पहले से कोई संख्या दे रखी हो और उसकी क्रमागत बताओ पूछे, ठीक है, तो संख्या में +1 करना है। जैसे 78 की क्रमागत अगर पूछ दे तो 78 में 1 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 79। क्लियर हो गई बात। यहां पर अब अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सिर्फ क्रमागत पूछे तो आपको +1 करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया, यदि सम संख्या की क्रमागत सम संख्या पूछे, यानी कोई सम संख्या दे रखी हो और उसी की क्रमागत सम संख्या पूछे, तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं 78 की क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, 78 की क्रमागत सम संख्या कैसे निकलेगी, 78 में 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 78 ऑलरेडी सम संख्या है और इसी की सम संख्या पूछी जा रही है, तो वहां पर 2 जोड़ना होगा। सम संख्या दे रखी हो और उसी की क्रमागत सम संख्या पूछे तो 2 जोड़िए, तो यहां पर आपका जो उत्तर आएगा वो 80 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए, अगर 311 की क्रमागत संख्या बताओ, यहां पर क्लियर समझ लीजिए, ये 311 दे रखा है और इसकी बोले क्रमागत संख्या निकालो, केवल यही पूछा जा रहा है, क्रमागत संख्या निकालो। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने 1 जोड़ दिया है, तो वो क्रमागत संख्या हो गई 312। अगर इसी जगह प्रश्न को बदला जाए और कहा जाए 311 की क्रमागत विषम संख्या निकालो। क्लियर, देखिए क्रमागत संख्या और क्रमागत विषम संख्या दोनों में फर्क है। क्रमागत संख्या जस्ट अगली संख्या हो जाती है, लेकिन अगर क्रमागत विषम संख्या पूछे, कोई विषम संख्या दे रखी हो, 311 भी तो विषम है, अब अगर इसी की क्रमागत विषम संख्या पूछेगा तो हमें +2 करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका 311 + 2 = 313 आ गए। देखिए, इसमें जैसा भी प्रश्न बन सकता है वो मैंने चारों यहां पर एग्जाम्पल बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि बारंबारता सारणी बनाते समय वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा के आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। यानी अगर आपको दे रखा है 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20, 25, 30, इस तरह के जो अंक आते हैं आंकड़ों में, जब इस तरह के अंक आते हैं तो इनको किस वर्ग अंतराल में रखते हैं, यह सबसे बड़ा डाउट वाला प्रश्न है। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, कई लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये 10 वाला किस में आएगा। आपने तो 10 से 20 वाले कॉलम में ले लिया, क्या हम इसको 0 से 10 वाले कॉलम में नहीं ले सकते। तो भैया बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी हम वर्ग अंतराल की बात करते हैं, मान के चलते हैं कि ये 5 से 10 का है वर्ग अंतराल, ठीक है। अब इस 5 से 10 वाले में 5 को तो ले सकते हैं। अगर मान के चलिए यहां कहीं 5 का आंकड़ा दिया होता तो वहां पर हम 5 को ले सकते, यानी 5 को हम गिन लेते। लेकिन अब यहां पर अगर 10 दिया है तो 10 को हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि जो बाद वाला अंक होता है वर्ग अंतराल में,
हम बाद वाले को नहीं लेते हैं, लेकिन जो आपका पहले वाला होगा यानी 5 होगा, इसको ले लेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये 10 दे रखा है, 10 किस में काउंट होगा? तो 10 किस में काउंट होगा? देखिए 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, तो 10 किस में काउंट होगा? 10 जो छोटे वाले में है उसमें काउंट होगा, यानी इसमें काउंट होगा। 10 से 15 वाले में काउंट होगा। ठीक है, यहां पर 10 जो है वो लास्ट में है, तो इसका मतलब इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें शुरू में है, 10 से 15 वाले कॉलम में काउंट होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि 30 कहां काउंट होगा, 30 कहां काउंट होगा, तो 30 देखिए यहां भी है और यहां भी है, 30 दोनों में है, लेकिन 30 शुरू में मतलब छोटा किसमें है? इसमें है, तो 30 से 35 वाले में 30 को काउंट करना होगा। क्लियर हो गई बात? फिर से एक और देख लेते हैं, जैसे 15 है, ये 15 कहां काउंट होगा? 15 तो देखिए 10 से 15 वाले में भी है, 15 से 20 वाले में भी है, तो 15 कहां काउंट होगा? 15 जहां छोटा होगा वहां काउंट होगा, तो इसमें काउंट होगा। ठीक है, यहां 15 बड़ा है, यानी अगर हम निम्न सीमा को लेंगे तभी हमारा सही होगा। निम्न सीमा उच्च सीमा मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे 5 से 10 लिखा हुआ है तो 5 आपका निम्न सीमा हो जाती है और 10 आपका उच्च सीमा कहलाती है। क्लियर हो गई बात? और एक प्रश्न और भी आने की संभावना है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये आपके आंकड़े दे रखे होंगे, आंकड़े ये दे रखे हैं, अब यहां पे पूछ लेगा कि आप बताइए परिसर कितना है इसका। ठीक है, परिसर, परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, तो 30 सबसे बड़ा है यहां पर, 8 सबसे छोटा है, तो 30 माइनस 8 बराबर 22। ठीक है, ऐसा प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है पूछा भी जा सके, तो इसीलिए इसको भी मैंने क्लियर कर दिया है यहां पर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, आपको ये पता चल गया कि निम्न सीमा और उच्च सीमा कहां रखते हैं। क्लियर हो गई? 15 कहां रखेंगे, 20 कहां रखेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहां पर इस तरह के प्रश्नों में नोट मैंने ये लगा दिया है कि टैली मार्क्स लगाना बेहद जरूरी है, प्रश्न में मेंशन हो या ना हो। देखिए ये जो आपके कोर्स में जो प्रश्न आता है बारंबारता सारणी का, इसमें आपको टैली मार्क्स लगाना बेहद जरूरी है। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि इसमें प्रश्न में दिया तो है नहीं, तो हम क्यों लगाएं? ऐसा नहीं है, प्रश्न का जो उत्तर है, जो सॉल्यूशन है आपका, तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वहां पर टैली मार्क्स भी लगा होगा। ठीक है, कोई कुछ भी कहे लेकिन आपको टैली मार्क्स लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप वहां कॉपी जाकर देखने तो वाले हैं नहीं कि आपको नंबर मिला कि नहीं, आपने टैली मार्क्स लगाया था। टैली मार्क्स लगाएंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, और दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है। तो यहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि संपूरक और कोटि पूरक में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पर मैं देखिए एक छोटी स्टिक बता देता हूं, जैसे दो समपूरक लिखा हुआ है। ठीक है, दो समपूरक, तो हम पूरक को भूल जाएं, हम याद कर ले दो समकोण। ठीक है, दो समकोण, तो दो समकोण कितना होगा? 90 गुणे 2 यानी 180। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। देखिए इन दो ही है यहाँ पर, कोटि पूरक या संपूरक, तो एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपने समपूरक को याद कर लिया, यानी दो समपूरक कोण का योग कितना होता है, तो वो 180 होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं वो आप करको मैं दिखा देता हूं। जैसे यहां पर एक तरह का प्रश्न यह आ सकता है कि दो संपूरक कोणों में से एक कोण 100 का है, तो दूसरा कोण बताओ। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आपको मालूम है दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो अगर हम मान लें एक कोण तो आपने 100 दे रखा है, दूसरा कोण हम मान लेते हैं x, तो x और 100 को दोनों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर कर देंगे, तो ये जो 100 है उधर जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर 80। तो यहां पर जो दूसरा कोण निकल के आ गया 80 आ गया। सारी बातें क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक कोण आपका 100 दे रखा है, दूसरा पूछ ले तो आप 180 माइनस 100 करके निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर पूछ ले दो कोटि पूरक कोणों का में एक कोण आपको 40 दे रखा हो, दूसरा कोण बताओ, तो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है, तो 90 में 40 घटा देंगे तो दूसरा कोण 50 निकल आएगा। क्लियर हो गई बात? देखिए संपूरक पूछे या कोटि पूरक पूछे, आपको करना ऐसे ही है। खाली ये चीज आपको याद रखना है, दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, लेकिन कोटि पूरक में 90 होता है। अब दूसरे टाइप का किस तरह क्वेश्चन आ सकता है? इस तरह हो सकता है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री हो और
दोनों कोण ज्ञात करो। यानी अंतर दे रखा है, मान लेते हैं पहला कोण हमने x मान लिया और दूसरा कोण मान लिया y। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार यह कह रहा है दोनों का अंतर 10 है, तो x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया गया है। लेकिन अब x माइनस वाई बराबर 10, इससे आपकी ना x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। तो यहां पर हमें कुछ और भी रिलेशन ढूंढना होगा। तो जैसे आप मालूम है ये कोटि पूरक दे रखा है प्रश्न में ही, तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा। ठीक है, ये चीज हमने अपने आप से लिख ली, x प्लस वाई बराबर 90। प्रश्न में दे रखा है x माइनस वाई बराबर 10, तो प्रश्न में दे रखा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसी के नीचे रख दिया और नीचे वाले के चिन्ह बदल दिए, तो x और x कट जाएगा क्योंकि ये x प्लस का है, नीचे वाला माइनस का हो गया। ये माइनस का, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस 2y हो गया। ये 10 है, ये माइनस 90 है, तो घट जाएगा, बचेगा माइनस का 80। अब यहां पर आप माइनस माइनस काट दीजिए, ये जो 2 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो 80/2 हो जाएगा। यहां पर y की वैल्यू 40 निकल के आ गई। ठीक है, यानी जो दूसरा कोण था वो 40 निकल के आ गया। अब इसी y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए x माइनस वाई बराबर 10 में। तो यहां पर ये देखिए x माइनस वाई बराबर 10, y की वैल्यू 40 रख दी, x माइनस 40 बराबर 10। 40 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 40 बराबर 50। तो इस तरह जो पहला कोण था वो निकल के आ गया 50, क्योंकि पहला कोण हमने x माना था, दूसरा कोण माना था हमने y, तो दूसरा कोण निकल के आ गया 40। देखिए इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरह का प्रश्न इस तरह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की तरफ। अगला कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या था, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। तो जब मीटर पर सेकंड दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, उसमें 18/5 से गुणा कर। देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, या तो बोल दे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, या फिर जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो तो मीटर पर सेकंड में बदलो। देखिए इन दोनों में अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ एक को याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए यहां पर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर दूसरी चीज देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो इसको आप उलट दीजिए, यानी 5/18 से गुणा कर दीजिए। बात क्लियर हो गई। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करो, और अगर जस्ट इसका अपोजिट करना हो यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 18/5 का अपोजिट कर दो, यानी 5/18 से गुणा कर दो। बात क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखिए इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। या तो सीधा सीधा आपसे पूछ देगा कि 55 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। देखो ये मत सोचना कि यही 55 ही आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो 55 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो 55 गुणे 18/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 11, 11 गुणे 18 बचा तो 198 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गई बात। यहां पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। अब इससे हाई लेवल का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, यहां आप देखिए। किसी गाड़ी द्वारा 800 मीटर की दूरी 16 सेकंड में तय की जाती है, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। यहां कैसे निकालेंगे, तो चाल का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी आपको मालूम है यहां कितनी दे रखी है, 800 मीटर की दूरी चल रही है गाड़ी, कितनी देर में चल रही, 16 सेकंड में, यानी 16 सेकंड समय दे दिया और दूरी 800 दे दी, तो डिवाइड कर लिया 800/16, तो ये आपका आ गया 50 मीटर पर सेकंड। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें और कैसे करेंगे। तो यहां पर आपके सामने चाल निकल आई मीटर पर सेकंड में। हमें चाहिए कैसे, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। ठीक है, तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 50 गुणे 18/5 करना पड़ेगा, यानी 18/5 से हमने अगर गुणा कर दिया तो ये जो आपकी चाल निकल के आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये 5 × 50 10 गुणे 18 बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप इसको आराम से देख लीजिए, इसमें अगर कोई भी डाउट होता है
तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए कल आपका पेपर है, इसीलिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित के किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों आज के लिए मैंने स्पेशल छुट्टी ली हुई है, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, हम उसका पूरे दिन बैठ के आराम से आपको समझाते रहेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न जो आपका ज्यादातर डाउट होता है, जैसे हम हेक्टेयर और घन मीटर की बात करें, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है, और एक घन मीटर में 1,000 लीटर। देखिए ये मैं बार बार लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में बताता ही रहता हूं। क्यों बताता रहता हूं? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक हेक्टेयर में, अब सीधा ये तो पूछेगा ना कि एक हेक्टेयर बराबर बताओ कितना होगा, पूछा भी जा सकता है। एक बार पूछा भी गया था कि एक हेक्टेयर बराबर कितने वर्ग मीटर होते, तो वहां पर बताना था 10,000 वर्ग मीटर। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था एक घन मीटर में कितने लीटर होते, तो 1,000 लीटर। ये चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अब इसको प्रश्नों में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 170 और 80 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात करो, ठीक है। अब यहां पर जो इकाई आपको दे रखी है मीटर दे रखी है, मतलब मीटर में लंबाई चौड़ाई दे रखी है। अब जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में कैसे निकलेगा, तो यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका 170 गुणे 80, यानी लंबाई 170 दे रखी, चौड़ाई 80 दे रखी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 13,600 वर्ग मीटर आ गया। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर हमें क्षेत्रफल चाहिए किसमें, हेक्टेयर में चाहिए, मेरे पास आया है वर्ग मीटर में। तो आपको मालूम है कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो वर्ग मीटर को जब हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, जब वर्ग मीटर को हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10,000 से हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर एक हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो अब कितने भी वर्ग मीटर का निकाल लो, उसमें 10,000 से भाग दे दो, आपका हेक्टेयर निकल आएगा। तो यहां पर 13,600 वर्ग मीटर आपके सामने निकल के आया था, यहां पर हमने 10,000 से भाग दे दिया तो 1.36 हेक्टेयर निकल के आ गया। सारी बातें क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो गणित होती है ना वो टोटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती, जो भी कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का कैसा क्वेश्चन आ सकता है। किसी गड्ढे की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। गड्ढे में कुल कितना लीटर पानी जमा हो सकता है। अब फिर से वही चीज होगी, सब कुछ दिया मीटर में, पूछ रहे लीटर में, बड़ा नाइंसाफी है। तो यहां पर हम इस नाइंसाफी को इंसाफ में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, यहां पर मीटर को हम सबसे पहले घन मीटर में चेंज करेंगे। घन मीटर में कैसे चेंज करेंगे, इन तीनों का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो गड्ढे की जो धारिता है, देखिए जब द्रव का इस्तेमाल होता है प्रश्न में तो वहां पर धारिता लिखा जाएगा, और अगर किसी ठोस वस्तु का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां आयतन लिखा जाएगा। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। धारिता और आयतन एक ही बात। तो गड्ढे की जो धारिता होगी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 50 गुणे 30 गुणे 20 बराबर 30,000 घन मीटर, ठीक है। जो आयतन और धारिता निकलती है वो घन मीटर में निकलती है। ये चीज क्लियर हो गई। 5 तिया 15 दूना 30 और ये 3 जीरो आखिरी के, ठीक है। 30,000 घन मीटर निकल के आ गया। अब आपको ये मालूम है कि एक घन मीटर बराबर 1,000 लीटर होता है। तो 30,000 घन मीटर बराबर कितना होगा, 30,000 को 1,000 से गुणा कर दीजिए। तो 30,000 को जब 1,000 में गुणा करेंगे तो आएगा लगभग 3, कितना आ रहा है, 3 करोड़ आ रहा है लगभग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3 करोड़ लीटर, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, देखिए डायरेक्ट आप शायद ना पूछे क्योंकि डायरेक्ट पहले पूछा जा चुका है। अब हमेशा जब भी पूछा जाएगा तो प्रश्न के अंदर यूज करके ही पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आपको हेक्टेयर और घन मीटर से लीटर में कैसे बदलना है ये सब आप आसानी से सीख गए। अब दोस्तों यहां पर बारी है आपकी कि आप क्या करेंगे, आप इस प्रश्न का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्न में से पूर्णांक संख्या कौन सी है, -1, 0 या फिर +1 या फिर उपरोक्त सभी। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है मैं फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन अब कंफ्यूजन नहीं पैदा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी मैंने इस प्रश्न में बताए, अगर आपके अब ये तरह के प्रश्न गलत होते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं,
क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को मैंने हर वीडियो में लगभग कंफ्यूजन दूर किया है और इस वीडियो में मैंने अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।